न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ब्रेंडन मैकलम, रॉस टेलर और डैनियल विटोरी। मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं की वजह से जानता था। पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में ही रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज में बैठें तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे लिखा है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच मावड़ी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। मावड़ी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड्स, जिन्हें पोलिनेशियन आइलैंड्स भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक मावड़ी 13वीं सदी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड्स छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये लगभग वही जमाना बनता है जब मंगोल्स और चंगेज खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपना पुराना आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि मावड़ी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस। मावड़ी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि इससे भी 500 साल पहले अराउंड 75 AD में कूपे नाम के एक मावड़ी ने डिस्कवर किया। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो इसकी मछलियां इस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाती और इन लोगों के हाथ में कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और इसका हल ये निकाला गया कि कूपे और उसके कुछ साथी समंदर में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कूपे अपने साथ 20 या 50 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही इन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया। ये न्यूजीलैंड सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से मालामाल आइलैंड, जिस पर और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कूपे और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूपे ने अपने चंद साथियों को वापस पोलिनेशियन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दें और इस तरह न्यूजीलैंड पर मावड़ी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक मावड़ी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपने पावर बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला, क्योंकि इस वक्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। सन 1642 में टेस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर इसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो इसके मावड़ी लोगों के साथ जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन इसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड तक आ पहुंचा। एक दफा फिर जेम्स के फौजियों और मावड़ी लोगों में जबरदस्त लड़ाई हुई और इसमें कई मावड़ी चीफ मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इस सारे सफर का डिटेल्ड मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने मावड़ी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। इन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने इधर अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू कर दी। 100 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स और मावड़ी लोगों के दरमियान सन 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वाइतांगी कहा जाता है और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस वक्त मावड़ी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय 2 लाख से कम होकर सिर्फ 40,000 तक पहुंच गई और इसके दौर में
दो मेन रीजन थी, और इसकी दो मेन रीजंस थी। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो इनके साथ वो बीमारियां भी इधर आईं जो इस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मावड़ी लोगों में इन डिजीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल मावड़ी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ वाइतांगी की सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल मावड़ी के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वार शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वार्स में बहुत ज़्यादा लोकल मावड़ीज मारे गए, और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब मावड़ी के सारे बड़े चीफ्स मारे जा चुके थे और मावड़ी मूवमेंट पूरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल स्कोर डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और इसीलिए इन वार्स के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर्स बना दिया, और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफ़र फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज, जैसे हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था, न्यूजीलैंड का इतना ज़्यादा एरिया खाली क्यों है, और वो सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं। असल में न्यूजीलैंड का ये सदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ज़मीन इतनी अनइवन है कि इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ ये ईस्टर्न साइड की ज़मीन बहुत ही खुश्क और इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वार 2 से पहले न्यूजीलैंड में इन वाइट लोगों की एंट्री मना थी, और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन सन 1950 तक स्टेगनेंट रही, और इसके बाद जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो एशिया, स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए, एंड न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली मच नीडेड बूम आना शुरू हुआ। आज 27% इमिग्रेंट्स वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और इसके आसपास के एरियाज में रहते हैं, और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में से एक है, बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोकल को $8,000 तक की ग्रांट दे रही है, ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में शिफ्ट हो जाए, ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मलाइज हों। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन ज़मीन है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़ बकरियां और गाय पाई जाती हैं, जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है, और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है, और सन 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज़ है, और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।